आज हम देखेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम में कितना इनकम जो है वो टैक्सेबल होगा। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर इनकम कैसे कैलकुलेट करते हो कि आपने अगर किसी हाउस प्रॉपर्टी को किराए पे दिया तो उससे कौन सा अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होगा। अमाउंट टैक्सेबल कितना होगा ये जानने के लिए सबसे पहले तो हम इस बात को ख्याल रखेंगे कि जो हाउस प्रॉपर्टी होगी इस हाउस प्रॉपर्टी को हम अलग अलग दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। देखो, जो सबसे फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी आप देख रहे हो ये है प्रॉपर्टी आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी। यानी वो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का ये वो पार्ट है जिसे आपने किराए पर लगा दिया। तो अगर आपने प्रॉपर्टी को किराए पर लगा दिया है तो ये हर एक हाल में ऑलवेज क्या होगा, टैक्सेबल होगा। इट मे बी अगर आप उस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हो, खुद के रहने के लिए उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हो, तो ऐसी स्थिति में जो आपका हाउस है उस पे कहा जाता है आपसे कि टिल टू प्रॉपर्टी आर एग्जेम्प्टेड। दैट मीन्स कि दो ऐसी हाउस प्रॉपर्टी होगी, यानी दो ऐसे घर होंगे जो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होंगे। लेकिन अगर आप दो से ज्यादा घर का इस्तेमाल करते हो और सबका इस्तेमाल आप सेल्फ रेसिडेंट पर्पस के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए यूज करते हो, तो ऐसी स्थिति में जो गवर्नमेंट है वो आपको बहुत बड़ा राहत तो देती नहीं है। यानी अगर आपके पास दो से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं तो उस केस में रूल्स एप्लीकेबल होता है कि फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड एज्यूम किया जाएगा और फर्स्ट टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इसकी तरह यहां पे भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन दो से ज्यादा प्रॉपर्टी अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए भी अगर यूज कर रहे होंगे ना, तो ऐसे में जो रिमेनिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगा ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि हाउस प्रॉपर्टी को हमने दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक वो ग्रुप है जिसमें आप पूरी तरह से उसको आपने लेट आउट कर रखा है, किराए पे चढ़ा दिया। अगर आपने किसी भी प्रॉपर्टी को किराए पे रखा है तो ये पूरी तरह से क्या होगा, टैक्सेबल होगा। हाँ, ये बात अलग है कि जो किराया हम रिसीव कर रहे हैं वो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन जब हम उसका वैल्यूएशन करेंगे तो वो पूरी तरह से टैक्सेबल अमाउंट होगा। लेकिन अगर आप उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए करते हो, खुद के रहने के लिए कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए आपके पास दो तीन चार प्रॉपर्टीज हो सकती है। लेकिन अगर आप उन चार पांचों प्रॉपर्टी में से रहने का इस्तेमाल, अगर सारे में रहने का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, तो ऐसी स्थिति में जो दो प्रॉपर्टी है सिर्फ और सिर्फ उसे ही सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा और बाकी चाहे आप उस प्रॉपर्टी का रेसिडेंटल पर्पस के लिए ही इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट आपको कोई भी एग्जेम्पशन देने नहीं जा रही है, क्योंकि इसको लग्जरियस लाइफ माना जाता है। एग्जेम्पशन देखो कहाँ मिलता है, एग्जेम्पशन आपको उस टाइम पे मिलेगा जब आपको लगता है कि हाँ ये चीज भाई नेसेसिटी है, लग्जरी नहीं है। अगर गवर्नमेंट लग्जरी में भी आपको टैक्स रिबेट दे दे तो फिर तो गवर्नमेंट किसी से टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर पाएगी ना। इस वजह से ध्यान रखना है कि दो हाउस प्रॉपर्टी अगर है तो अगर आप उसका इस्तेमाल सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए कर रहे हो, खुद के रहने के लिए कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में वो एग्जेम्प्ट होगा। अदरवाइज दो से ज्यादा प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो दो को छोड़ दो और बाकी जो रेस्ट प्रॉपर्टी आप सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए यूज कर रहे हो वो भी आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल माना जाएगा। क्लियर हो गया? आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे और टैक्स का कैलकुलेशन कौन से अमाउंट पर हमें हाउस प्रॉपर्टी के अंदर करना पड़ता है। हम देखेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी अगर हमने किराए पर लगा दिया है तो किराया कितना टैक्सेबल होगा ये हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें चार्ट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लेट आउट, ध्यान रखिएगा कि कितना इनकम टैक्सेबल होगा हाउस प्रॉपर्टी पर और हाउस प्रॉपर्टी कौन सा होना चाहिए, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि लेट आउट प्रॉपर्टी कितना टैक्सेबल होगा। देखो, लेट आउट प्रॉपर्टी कितना टैक्सेबल होगा ये डिपेंड करता है आपने इनकम कितना अर्न किया, आपने किराया कितना अर्न किया, इन चीजों पर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि हम लोग वीडियो 1 देख चुके हैं, हम सबों को पता होना चाहिए
कि आपने अगर एक किराएदार रखा और उस किराएदार से अगर 5,000 रुपीज पर मंथ अगर आप रेंट रिसीव करते हो तो ये 5,000 रुपीज आपका इनकम नहीं होगा। इनकम कितना होगा ये आपके एनुअल वैल्यू पर डिपेंड होता है। हम आगे देखेंगे कि हम नेट एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं तो इसके लिए हम नोट नंबर 1 पढ़ेंगे और नोट नंबर 1 के थ्रू हम ये जानेंगे कि किसी भी हाउस प्रॉपर्टी का ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सपोज करो कि नोट नंबर 1 चाहे जो भी हो, हम आगे चल के डिस्कस करेंगे इस पर। अगर आपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लिया तो इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लोकल टैक्स जो है ना वो पे करते हैं बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। लोकल टैक्स को हम म्युनिसिपल टैक्स भी कह सकते हैं, यानी अगर ओनर ने लोकल टैक्स पे किया जिसको आप म्युनिसिपल टैक्स बोलते हो तो आप इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से इसे माइनस कर दोगे। इट मे बी अगर कोई रेंट रियलाइज नहीं हुआ तो अनरियलाइज रेंट भी इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आप क्या करोगे माइनस करोगे। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स और अनरियलाइज रेंट आपने इसे माइनस कर दिया तो इससे इसको माइनस करोगे तो इज इक्वल टू आपका कैलकुलेट क्या हो जाएगा एनुअल वैल्यू निकाल लोगे। और यही जो एनुअल वैल्यू है ना ये हाउस प्रॉपर्टी में आपका क्या कहलाता है इनकम कहलाता है, ना कि जो रेंट आपने रिसीव किया वो। ठीक है ना। अब जैसे ही आप इनकम कैलकुलेट कर लेते हो तो गवर्नमेंट आपको कुछ डिडक्शन देती है, कुछ छूट देती है अंडर सेक्शन 24। जैसा कि देखो हर बिजनेस में कॉस्ट लगता है, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। ऑब्वियसली जब आप अपने घर दुकान मकान बंगलो इन चीजों को जब आप किराए पर चढ़ाते हो तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं किराया लगाने पे भी कुछ ना कुछ खर्च होता है। जैसे कोई कमरा अगर आपने किराएदार को दिया तो किराएदार को दोगे तो कहीं ना कहीं रिपेयर मेंटेनेंस करवा कर दोगे, पुट्टी करा के दोगे, पेंट करा के दोगे, व्हाइट वॉशिंग करवा के दोगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवा के ही दोगे ना। और जैसे ही उस किराएदार ने आपका कमरा छोड़ दिया तो अगली बार कहीं ना कहीं उसे एनुअल रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत तो होगी ही होगी। दैट मीन्स ऐसा नहीं होता कि हाउस प्रॉपर्टी का मतलब कि जस्ट आपने किराया दे दिया, किराए पे दे दिया और किराया वसूल रहे हो और जिंदगी भर इनकम जनरेट करो। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को अंडर कंस्ट्रक्शन या प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि रिपेयर और मेंटेनेंस की जरूरत तो हर साल कहीं ना कहीं होगी ही होगी। गवर्नमेंट ने आपको क्या किया कि जो भी आपका एनुअल वैल्यू दैट मींस हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होगा, गवर्नमेंट आपको अंडर सेक्शन 24 आपको एक एग्जेम्पशन देती है डायरेक्टली। कितना? तो जो भी आपका एनुअल वैल्यू होगा उस एनुअल वैल्यू पर कितना परसेंट फ्लैट 30% का आपको एग्जेम्पशन देती है। ये एग्जेम्पशन ये डिडक्शन क्यों लिया जाता है? ये फ्लैट 30% ऑफ एनुअल वैल्यू आपको एग्जेम्पशन इसलिए दिया जाता है ताकि हाउस प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का अगर आपने प्रीवियस ईयर में रिपेयर करवाया होगा, मेंटेनेंस कराया होगा, इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाया होगा, व्हाइट वॉशिंग करवा लो, पेंटिंग करवा लो, आपको जो मर्जी हो जितना खर्च करना है आप उसको 30% पे मैनेज कर लो। इट में भी अगर आप उससे ज्यादा खर्च करते भी हो तो ये आपके पर्सनल एक्सपेंसेस में से काउंट होगा। आपको हाउस प्रॉपर्टी में उसका कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलने जा रहा है। हाउस प्रॉपर्टी में आपको एनुअल वैल्यू का एग्जेम्पशन सिर्फ कितना मिलेगा? 30% मिलेगा। चाहे ये 30% पैसा आपने खर्च किया हो तब भी ये एग्जेम्पशन मिलेगा। इट में भी आपने अगर ये पैसा खर्च नहीं भी किया तो आपको ये 30% का एग्जेम्पशन मिलेगा। इसके लिए मुझे कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना जरूरी नहीं, कोई बिल इनवॉइस होना या ना होना इसमें कोई मतलब नहीं बनता। इसके बाद सेकंड नंबर आपको एग्जेम्पशन मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। और यहां पे आप देख रहे हो इंटरेस्ट ऑन लोन, दो इंटरेस्ट ऑन लोन आप देख रहे होंगे ए और बी में। तो ये क्या है? देखो जब भी हम हाउस प्रॉपर्टी तैयार करते हैं, घर बनाते हैं, तो कुछ लोगों के पास कैश है और उन्होंने अपने पैसे से हाउस प्रॉपर्टी का जो है वो कंस्ट्रक्शन कर लिया। अगर आप अपने पैसे से हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करते हो तो आपको ये दोनों एग्जेम्पशन तो मिलने नहीं जा रहा, पहले तो एक माइंड में रख लो। लेकिन इट में भी अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है
है ना। होम लोन लिया है और होम लोन लेने के बाद अगर आपने उस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन किया है तो उस केस में ये दो एग्जेम्पशन जो है वो आपको मिलेगा। दो एग्जेम्पशन में जो ये फर्स्ट एग्जेम्पशन है, तो देखो लिख रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज। इंटरेस्ट ऑन लोन, लेकिन लोन कौन सा होना चाहिए, तो ये होम लोन या जिसको आप हाउसिंग लोन कहते हो, हाउसिंग लोन होना चाहिए। यानी इंटरेस्ट जो आपने उस लोन पर पे किया है, कब, उस प्रीवियस ईयर में। भाई क्यों है ये लोन, तो फॉर द परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। यानी या तो आपने हाउस प्रॉपर्टी, है ना, खरीदी हो, यानी किसी का बना बनाया प्रॉपर्टी था, जस्ट आप खरीद लो, या तो फिर हाउस प्रॉपर्टी आपने अपने लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाया हो, या ऑलरेडी अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी आपके पास है और आपने उसमें एक मेजर रिपेयर करवाया हो, और कब करवाया हो, रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर। दैट मीन्स आप ये समझ सकते हो कि ये एग्जेम्पशन कौन सा है। अगर आपने हाउसिंग लोन, होम लोन लिया था तो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर में आपने इंटरेस्ट पे किया होगा, उस इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन प्रीवियस ईयर में अगर है तो वो आप यहां पर उसमें से क्या करोगे, एग्जेम्प्ट करोगे, तो ये एग्जेम्पशन हो जाएगा। और साथ ही साथ आपसे ये पॉइंट क्या कहता है, आपसे इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द पीरियड प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन विच द हाउस इज कंप्लीटेड इज ऑल्सो अलाउेबल इन फाइव, ध्यान रखिएगा, इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। यानी ये पॉइंट क्या कहता है, आइए देखते हैं। सपोज आपने एक लोन लिया, हाउसिंग लोन 2022 में, 2022 में आपने एक होम लोन लिया और अपने प्लॉट के ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन शुरू किया। जैसा कि हम सबको पता है कि घर बनाना इतना आसान काम नहीं है, काफी लंबा वक्त लग जाता है, समय लग जाता है। 2022 में आपने एक लोन लिया, सपोज करो कि ये जो लोन है ना, लोन का अमाउंट सपोज करो कि 10 लाख रुपीस है ना। ये अमाउंट किसका हो गया, लोन अमाउंट हो गया कि 10 लाख रुपीस का आपने एक लोन लिया था। कब लिया था जी, 2022 के अंदर आपने ये लोन लिया था। 2022 में अगर आपने ये लोन लिया 10 लाख रुपए का, अगर इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो एक साल का इंटरेस्ट आप कह सकते हो कि एक साल का इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 1 लाख रुपया एक साल का इंटरेस्ट हो रहा है। ठीक है ना। यानी स्टोरी ये है, 10 लाख रुपए का आपने 2022 में एक लोन लिया जिस पर इंटरेस्ट आपको चार्ज किया गया 10%। दैट मीन्स 10 लाख का 10% एक साल के लिए कितना हो गया, 1 लाख। 2022 में घर बनकर कंप्लीट हुआ नहीं, 2023 में एंड ऑफ द ईयर कंप्लीट हुआ। इसका मतलब लगभग आपने 2 साल इंटरेस्ट पे किया। कब, जब आपका घर बनकर कंप्लीट नहीं हुआ था उस वक्त। अब आपको करना क्या है, जिस दिन आपने लोन लिया, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आपने लोन लिया है उस दिन के बाद और जब तक आपका घर बनकर कंप्लीट नहीं हुआ तब तक, उस पीरियड में, सपोज करो कि 2 साल में कंप्लीट हुआ, तो 1 साल का लोन का इंटरेस्ट 1 लाख, तो 2 साल के इंटरेस्ट का लोन कितना हो गया, तो ऑब्वियसली 2 लाख रुपए हो गए इंटरेस्ट। कहता है जी इस 2 लाख रुपए को भी, यानी उस पीरियड में, यानी लोन के बाद और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले, उस पीरियड में जो भी आपने इंटरेस्ट बैंक को दिया था उस इंटरेस्ट का आप एग्जेम्पशन ले सकते हो, लेकिन 1 साल में नहीं। कब ले सकते हो उस पीरियड को, तो 2022 में इंटरेस्ट आपने पे किया, 23 में आपने इंटरेस्ट पे किया, इन दोनों सालों का इंटरेस्ट 2024, 25, 26, 27, 28 इस तरह करके आप अगले 5 सालों में इसका एग्जेम्पशन ले सकते हो। 1 साल में जी हम आपको एग्जेम्पशन नहीं देंगे, है ना। इसलिए 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप उस पीरियड के इंटरेस्ट को भी एग्जेम्पशन ले सकते हो, डिडक्शन ले सकते हो। दैट मीन्स कि 2 लाख रुपीस का आप अगर 1/5 कर लो, दैट मीन्स 40,000 रुपीज आपको क्या होगा, ये डिडक्शन मिल जाएगा।
यानी आप 40,000 रुपीज का डिडक्शन जो है आप एक और ले सकते हो। यानी ओवरऑल हमने इस पूरे टॉपिक में क्या देखा कि सबसे पहले आप एनुअल वैल्यू निकालोगे, तो इसके लिए हम नोट तैयार करेंगे, वो हम आगे सीखेंगे। इसमें से लोकल टैक्स और अनरियलाइज रेंट, लोकल टैक्स का मतलब म्युनिसिपल टैक्स और अनरियलाइज रेंट माइनस करोगे, एनुअल वैल्यू निकलेगा। एनुअल वैल्यू में से हम डिडक्शन करेंगे अंडर सेक्शन 24, तो फर्स्ट डिडक्शन मिलेगा एनुअल वैल्यू का फ्लैट 30% आपको डिडक्शन मिलेगा। और ये कौन सा इंटरेस्ट का बात हो रहा है यहाँ पे, तो पॉइंट नंबर ए में आपको कहा गया कि आपने अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज की थी, कंस्ट्रक्शन किया था या रिपेयर किया था और लोन पर किया था, तो उस लोन का इंटरेस्ट जो आपने प्रीवियस ईयर में भरा होगा, आपको कहीं ना कहीं उसका भी एग्जेम्पशन मिलेगा। इसके साथ साथ पॉइंट नंबर बी में क्या कहा गया कि अगर आपने लोन लिया होगा, तो लोन लेने के बाद और कंस्ट्रक्शन जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक, उस पीरियड में, चाहे आपको घर बनाने में 2 साल का वक्त लगे, 3 साल का वक्त लगे या 5 साल का वक्त लगे, जितना भी टाइम लग जाए, तो जो भी पीरियड लगा होगा उस पर जो टोटल इंटरेस्ट चार्ज हुआ होगा, उस इंटरेस्ट को आप, उस टोटल इंटरेस्ट को 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में आप उसका एग्जेम्पशन ले सकते हो। तो आप इसको फॉर्मूला समझ के कर सकते हो, टोटल इंटरेस्ट का 1/5 जो भी अमाउंट आएगा, आप कहीं ना कहीं उसका भी एग्जेम्पशन ले सकते हो। अब आप बारी बारी से सबको माइनस कर दोगे, तो जो भी वैल्यू आएगा आप उसी वैल्यू को क्या कहोगे, तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यानी आपके हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कितना होगा, तो ये वो अमाउंट है जो आप लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का टैक्सेबल इनकम होगा। और यही वो अमाउंट है जिस इनकम के ऊपर आपको आपकी हाउस प्रॉपर्टी पर टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? तो ये तो हो गया जी, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी पर हम कितना टैक्स पे करेंगे। अब अगर हम ये सब कुछ क्लियर है, अगर हमारा ये सारा टॉपिक क्लियर है, तो हम अगर आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले इस पूरे फॉर्मेट में दुख तकलीफ आपको कहां से मिलेगा, तो एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हो, आप इसको नोट नंबर 1 बनाना पड़ेगा। यानी किसी भी इंडिविजुअल का टैक्सेबल इनकम कितना हो, अगर आप ये जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आना क्या चाहिए, यानी इस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रॉब्लम कहीं नहीं होने वाला। प्रॉब्लम ये होगा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप कैसे निकालते हो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाला जाए। आइए हम देखते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी का ग्रॉस एनुअल वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना हो, तो उस केस में आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है ना, वो कैसे कैलकुलेट कर पाओगे। देखो, जब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करने का 2 तरीका है ना। तो सबसे पहले हम उन दोनों को समझते हैं। जब भी आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालोगे, तो पहले देखोगे आप कि रेंट कंट्रोल एक्ट में वो कवर्ड है या नहीं। यानी कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट आप ये कह सकते हो, या आप कह सकते हो नॉट कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट, है ना। यानी कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट और नॉट कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। पता कैसे चलेगा क्वेश्चन को पढ़कर कि रेंट कंट्रोल एक्ट में कवर्ड है या नॉट कवर्ड है? तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट अगर दिया रहे, तो ऐसी स्थिति में आपको ये एज्यूम करना है कि आपका जो क्वेश्चन है ना, वो रेंट कंट्रोल एक्ट को कवर्ड कर रहा है। और स्टैंडर्ड रेंट अगर आपके क्वेश्चन में मालूम नहीं, दिया हुआ नहीं, मिसिंग है, दैट मीन्स कि वो क्या है, नॉट कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट का क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे कि रेंट कंट्रोल एक्ट में और
रेंट नॉट कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट, इन दोनों सिचुएशन में हम एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। यानी जब आप एनुअल वैल्यूएशन निकालने जाओगे तो एनुअल वैल्यूएशन हम दो तरह से निकालते हैं, एक कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट और दूसरा नॉट कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। तो रेंट कवर्ड एक्ट और नॉट कवर्ड एक्ट, इन दोनों में हम पहले बारी बारी से सीखेंगे कि आप एनुअल वैल्यू कैसे निकाल पाओगे। आइए देखते हैं आगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू इफ, पहले हम नॉट कवर्ड देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा ज्यादा सहूलियत होगा समझने में। नॉट कवर्ड बाय कंट्रोल एक्ट। देखो नॉट कवर्ड एक्ट में कैसे सीखोगे, सबसे फर्स्ट आपको याद रखना है म्युनिसिपल वैल्यू और, ध्यान रखिएगा ये और है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से जो ज्यादा है ना, यानी म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से जिसका भी वैल्यू ज्यादा हो, आप उस अमाउंट को पहले तो आप पोस्ट करोगे, है ना। जो भी होगा म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट, इन दोनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा आप उसको पोस्ट करोगे। आप इसको क्या कहोगे, इसी को उसे हम एक्सपेक्टेड रेंट कहेंगे, है ना। यानी म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से जिसका वैल्यू ज्यादा होगा हम उसे एक्सपेक्टेड रेंट कहेंगे। तो जो भी वैल्यू होगा आप उसको पोस्ट कर लोगे। एक्चुअल रेंट विच एवर इज मोर फ्रॉम वन का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट, और टू का मतलब क्या है, एक्चुअल रेंट, है ना। यानी विच एवर इज मोर फ्रॉम वन का मतलब एक्सपेक्टेड रेंट और टू का मतलब एक्चुअल रेंट। यानी अब 1 या 2, इन दोनों में से जो ज्यादा है आप उस अमाउंट को ही क्या कहोगे, तो आप उस अमाउंट को ही कहोगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। समझ में आ गया बात। तो जो भी रिजल्ट आएगा इज इक्वल टू ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो है ना वो आप कैलकुलेट कर पाओगे। लेकिन ये जो मेथड हो गया ये कब होगा, ये जब आप नॉट कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ रहे हो, तो उस केस में हम जो है ये देख पाएंगे कि इस तरह से कहीं ना कहीं हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है ना वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया। अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट कर लें। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वैल्यू इफ कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट, है ना। यानी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं एनुअल वैल्यू का, लेकिन एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन कब करोगे, इट मे बी अगर हम कवर्ड एक्ट देख रहे हैं तो, इफ अगर है क्वेश्चन में इफ कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट, तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे, है ना। देखो सबसे फर्स्ट आप अगेन म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, है ना, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से जो अधिक होगा, विच
एवर इज मोर, मोर ध्यान रखिएगा, विच एवर इज मोर, यानी म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट इन दोनों में से जो अधिक होगा, पहले तो आप उसको लिखोगे, ये हो गया जी। दूसरा, हम इसे ए और बी एज्यूम कर लेते हैं ताकि इसको क्वेश्चन समझना आसान हो। इसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड रेंट से, है ना, यानी म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट इन दोनों में से जो अधिक होगा उस वैल्यू को पहले आप यहां लिखोगे और इसे कंपेयर करोगे किससे, स्टैंडर्ड रेंट से, है ना। तो ये आपका रह गया स्टैंडर्ड रेंट, यानी आप इसे कह रहे हो ए और इसे क्या कह रहे हो, बी। अब म्युनिसिपल वैल्यू या स्टैंडर्ड रेंट दोनों में से ज्यादा हुआ वो लिखो, उसको कंपेयर किया आपने किससे, स्टैंडर्ड रेंट से। अब ए और बी, है ना, इन दोनों में से जो कम होगा, जिसका वैल्यू कम होगा, है ना, विच एवर इज लेस फ्रॉम ए एंड बी, ए का मतलब ये वैल्यू, बी का मतलब ये वैल्यू, इन दोनों में से जो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। जो भी कम हुआ आप उसे कहोगे एक्सपेक्टेड रेंट। तो जो भी कम हुआ ए और बी, जो भी हुआ आप उसे कहोगे क्या, एक्सपेक्टेड रेंट। तो जैसे ही आपका एक्सपेक्टेड रेंट निकल गया, इसको 1 मान सकते हो पहले की तरह। अब इस एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करोगे आप एक्चुअल रेंट से, और पहले की तरह, है ना, कवर्ड और नॉट कवर्ड की तरह, अगर एक्चुअल रेंट को आपने कंपेयर किया तो अब विच एवर इज मोर फ्रॉम 1 एंड 2, ध्यान रखना है आपको, 1 और 2 जो भी है इन दोनों में से अब जो ज्यादा होगा, यानी एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट, इन दोनों में से आपको कंपेयर करना है। इन दोनों में से जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, विच एवर इज मोर फ्रॉम 1 एंड 2 इज कॉल्ड क्या, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आइए एक बार और शॉर्ट समरी देख लेते हैं जल्दी से। म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट इन दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको कम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करो, और इन दोनों में से जो भी वैल्यू आएगा कहीं ना कहीं आप उसे, जो कम वैल्यू होगा उसी को कहोगे एक्सपेक्टेड रेंट, और इस एक्सपेक्टेड रेंट को 1 एज्यूम कर लिया, हम उसे कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। अब 1 या 2 इन दोनों में से जो ज्यादा होगा हम कहीं ना कहीं उसे ही क्या कहेंगे, एनुअल वैल्यू कहेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, अब ऐसे में ना आपको एक कंफ्यूजन होगा, यार ज्यादा ये कम, ज्यादा कम, तो कहीं ना इस ज्यादा और कम के चक्कर में हम हो जाएंगे कंफ्यूज। तो याद कैसे रखोगे? अब इसके लिए मैं माफी चाहूंगा सबसे कि एक रबिश लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, लेकिन इसको इग्नोर करिएगा, ये जस्ट आपको याद करने का एक तरीका है और उससे कुछ नहीं। देखो सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे फर्स्ट आप देखोगे कि म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट इन दोनों में से जो ज्यादा है तो ज्यादा पहले लिख लो, याद कर लो। इसके बाद आप उसे स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करोगे तो 1 और 2 यानी ए और बी में क्या चाहिए, मुझे कम चाहिए, तो कम। इसके बाद जब आप एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लोगे तो फिर आप उसको कंपेयर किससे करोगे, एक्चुअल रेंट से। तो एक्चुअल रेंट से जब कंपेयर करोगे तो 1 और 2 दोनों में से क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो फिर ज्यादा चाहिए, और उसके बाद तुम्हारा क्या निकलेगा, रिजल्ट। तो याद कैसे रखोगे, ज्यादा कम ज्यादा, सॉरी ज्यादा कम ज्यादा, और निकल गया आपका रिजल्ट हरामजादा। समझ रहे हो? और कोई बात नहीं, ये जस्ट एक जोक है, माइंड मत कीजिएगा। यानी ज्यादा कम ज्यादा निकल गया हरामजादा, मतलब आपका आंसर ही निकल गया।
तो ऐसे में ना कंफ्यूजन थोड़ा कम होगा। आपको ध्यान रखना है, पहले ज्यादा फिर कम फिर ज्यादा इज इक्वल टू हमारा आंसर निकल जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो ये हम देख सकते हैं क्वेश्चन, जब हम रेंट कंट्रोल एक्ट में कवर्ड होगा तो हम एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, रेंट कवर्ड एक्ट नहीं होगा, रेंट कंट्रोल एक्ट में कवर्ड नहीं होगा, तो उस केस में हम एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए, हाउस प्रॉपर्टी ये वो चैप्टर है जिसमें अगर आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना जानते हो, अच्छे से उस पर आपका कमांड है, ज्यादा कम में कंफ्यूज नहीं होते, और इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आपको अच्छे से निकालने आता है, दैट मींस इस चैप्टर में और कोई दुख दुविधा नहीं है। इस पूरे चैप्टर को अगर आप देखोगे तो ढंग से दो जगह आपको प्रॉब्लम फेस करना होगा। एक तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको अच्छे से कैलकुलेट आना चाहिए, अच्छे से करने आना चाहिए, और दूसरा कि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करने के लिए आना चाहिए कि हमने लोन कब लिया, लोन का टेन्योर क्या था, इंटरेस्ट का रेट क्या था। तो ये दो चीज है जहां आपको इस पूरे चैप्टर में मेरे विचार से इस चैप्टर पर फोकस ज्यादा करके अच्छे से रखना चाहिए। बाकी फिर ये चैप्टर बहुत इजी होने वाला है, ये सैलरी की तरह बहुत ही ज्यादा पेचीदा चैप्टर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं सारे अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी स्टूडेंट को मेरा मैसेज जो है, मेरा जो चैनल है, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि इनकम टैक्स का जो वीडियो है मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि थोड़ा लेट ही सही, एक दो दिनों के अंतराल पर मैं आपको पूरा इनकम टैक्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो देने जा रहा हूं। यानी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, आपके एग्जाम से रिलेटेड सारे चैप्टर्स, सारे थ्योरी, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के एक एक क्वेश्चंस मैं आपको YouTube के माध्यम से देने वाला हूं। तो मुझे भी तो इंस्पिरेशन चाहिए ना, तो कोशिश कीजिए कि अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। हाँ, आपके एग्जाम से पहले ये इनकम टैक्स के सारे क्वेश्चंस आपको टू द पॉइंट एक एक करके एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।